तो इस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज द के स्पेक्ट्रल सीरीज, राइट। अगर वो इलेक्ट्रॉन केवल एल शेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देता है, मतलब नॉक आउट करता है, तो क्या होगा, यहाँ भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। फिर एल शेल में अगर एम से ट्रांजिशन हो सकता है, एन से ट्रांजिशन हो सकता है, ओ से ट्रांजिशन हो सकता है, राइट। तो उस स्पेक्ट्रम को हम एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा कहते हैं। तो बेसिकली इसको हम अगर देखा जाए तो इसको हम के एल एम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। तो डिफरेंट जो मतलब उसका जो सेंस है, उसका जो नेचर है वो सेम है, बट वो सारे के सारे एलिमेंट में ये के एल एम स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्जर्व होता है, ये मोस्टली में ऑब्जर्व होता है, राइट, सारे एलिमेंट्स के लिए, राइट। और दूसरी जो इसमें जो लॉ था वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये कॉन्सेप्चुअल एक टर्म तो आपको यहाँ पर पता लग गया, जूम करना पड़ेगा। देखिए ओवरऑल इसको मैं अभी डिक्टेट नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल इसको मेंशन किया गया है, मैंने हेडिंग स्टडी को बॉर्डर करता हूँ क्योंकि दो तीन टॉपिक जो इसमें छोटे छोटे हैं उसको मेरे को बॉर्डर करना है, राइट। ऐसे so basically the second thing is the frequency of the given spectral line, right। यानी कि जो हम के स्पेक्ट्रल सीरीज में तो के के पार्ट तीन है, के अल्फा, के बीटा, राइट, और के गामा, राइट, तीन डिफरेंट। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है किसी पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम का, जो फ्रीक्वेंसी है of that part, because we are discussing characteristics X-ray spectrum, right? So frequency of that given spectral line of the characteristics X-rays is directly proportional to the square of the atomic number Z of the element that emitting it। यानी कि जिसका भी हम स्टडी कर रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम की स्टडी कर रहे हैं स्पेक्ट्रल का, राइट, तो उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। अब इसको मैथमेटिकली हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू अपॉन आर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस सिग्मा होल स्क्वायर, राइट। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम यहाँ डाल दिया तो यहाँ पर एक बी कांस्टेंट आ गया, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेसिकली, एंड दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीरीज, राइट। यानी कि के सीरीज के लिए अलग इसकी वैल्यू होगी, एल सीरीज के लिए अलग वैल्यू होगी, एम सीरीज के लिए अलग, राइट। एंड न्यू तो फ्रीक्वेंसी है ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस की, सिग्मा जो है दैट इज अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड दैट इज आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीरीज, राइट। तो ये भी एक पार्टिकुलर फैक्टर है जो कि सब ये डिफरेंट एटॉमिक नंबर पे डिफरेंट होगा, डिफरेंट मतलब सब्सटेंस के डिफरेंट होगा, राइट। रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में आपने पहले पढ़ रखे हैं, इवन इसकी वैल्यू आर इज द रीडबर्ग कांस्टेंट। सो दिस है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस न्यू इज इक्वल टू दिस वन, राइट। बेसिकली तो ये बी भी कांस्टेंट हो गया, ये आर भी कांस्टेंट है, इवन सिग्मा की वैल्यू भी एक पार्टिकुलर एटॉमिक नंबर के लिए कांस्टेंट ही होता है। यानी कि अगर हमने एटॉमिक नंबर चेंज करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट की चेंज करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर, राइट। तो बेसिकली दिस इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं, राइट। तो उसके जो ग्राफिकल वेरिएशन अगर हम रिप्रेजेंट करें फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो कुछ इस तरह से आप इसका नेचर ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। तो हमने वाई एक्सिस में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं फ्रीक्वेंसी अपॉन रीडबर्ग कांस्टेंट, राइट, स्क्वायर रूट में यहाँ पर वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो ये के अल्फा, के बीटा, ये जनरली देखिए एटॉमिक नंबर अगर इस तरह से हमारे इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका स्पेक्ट्रम एक लीनियर को यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। के बीटा का थोड़ा इस तरह से यहाँ पर चेंजेस, तो इस तरह का नेचर डिफरेंट। अगर देखिए इनिशियली अगर हम बात करें कि 10 एटॉमिक नंबर तक, तो यहाँ पर के अल्फा, के बीटा में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, राइट, माइनस का डिफरेंस होता है। 10 एटॉमिक नंबर के एबव अगर हम वो करते हैं तब उसमें के अल्फा, के बीटा में मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसको डिस्टेंस को जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके स्पेक्ट्रल सीरीज के बीच के डिस्टेंस ना, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द मोस्ट राइट। नेक्स्ट थिंग इज एक्सरे स्पेक्ट, इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं, आपके गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है,
कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरे स्पेक्ट्रा से, राइट, तो उसको आप एक बार चेकआउट कर लेंगे। ये मटेरियल ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर आपको ऐसे हम लोग ये टॉपिक ऑलरेडी लेजर वगैरह में फॉलो कर रखे हैं, राइट, तो उसी से कोरिलेटेड ये टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज द एक्स-रेज एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, यानी कि बेसिकली एक्स-रेज क्या है, रेडिएशन है, राइट। तो ये एक्स-रेज क्या एब्जॉर्ब हो सकता है, किसी मटेरियल किसी सब्सटेंस से पास आउट होगा, और उस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, राइट, की इंटेंसिटी क्या होती है, कि रेज को उसके वेवलेंथ, उसके इंटेंसिटी, उसके कई सारे फिजिकल पैरामीटर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। So basically what is intensity? The intensity of X-ray beam at any point is defined as the amount of energy carried per second per unit area perpendicular to the direction of flow of energy, right? ये अभी इतना बात समझिए, परपेंडिकुलर बात करते हैं। देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड पर सेकंड, यानी कि एनर्जी पर सेकंड दैट इज कॉल्ड पावर, और पर यूनिट एरिया यानी कि पावर अपॉन एरिया दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, राइट, एंड दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज द इंटेंसिटी, राइट। तो अब इसके लिए हम किस तरह से किसी सब्सटेंस में अगर एक्स-रे इंटर करता है तो इंटेंसिटी या क्या एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करते हैं, और उससे फिर ग्राफिकल नेचर को हम उसमें फिजिक्स वापस करेंगे, किस तरह का उसका नेचर होगा ग्राफिकल, राइट। सो व्हेन बीम ऑफ एक्स-रेज फोटॉन, बेसिकली रेडिएशन है तो उसको हम फोटॉन कह सकते हैं, राइट, दैट इज मेड टू पास थ्रू एनी मटेरियल, the intensity of X-rays goes on falling, right? Suppose initial intensity of the X-rays beam is I naught, right? ये हमें पता है कि अगर कोई रेडिएशन किसी सब्सटेंस में एंटर करेगा तो डिस्टेंस जैसे जैसे वो पेनिट्रेट करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ दैट इंसिडेंट रेडिएशन, उसके पास कितनी एनर्जी है। एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है उस सब्सटेंस को, एनर्जी कम होगी तो कम पोर्शन को पेनिट्रेट कर सकता है। यहाँ पर यही बात करेंगे कि वो उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे उसमें इंटर करेंगे, फॉल करती है, पास होती है, तो इंक्रीज डिक्रीज होने लगती है, राइट, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज। इनिशियली उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट। सो लेट दिस बीम फॉल नॉर्मली ऑन एन एब्जॉर्बर, राइट, जिसमें कि कोई सब्सटेंस ऐसा है जिससे कि अगर ये बीम अगर उस पे इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट। Let its intensity after it pass to a distance x in the observer is I, यानी कि h distance पास आउट होने के बाद अब उस एक्सरे फोटॉन की इंटेंसिटी क्या हो गई, राइट। If di is the further a small fall in the intensity when X-rays pass through a small distance dx in the absorber, राइट, कि हमने कहा कि और dx डिस्टेंस वो मूव कर गई उस सब्सटेंस के इनसाइड में, और उसकी इंटेंसिटी जो थी वो di उसमें से डिक्रीज हो गई, मतलब उसमें फॉल हो गई, इंटेंसिटी में फॉल हो गई। तो उसको हम बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट से आपने जो पढ़ रखे हैं इवन लेजर में, वो आपको ध्यान आ रहा होगा। तो हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं कि di अपॉन dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी I, राइट, यानी कि x डिस्टेंस पे जो था वो उसके प्रोपोर्शनल हुआ। x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितना था, I था, और ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट है ना, di अपॉन dx, or we can say that the rate of decrease of intensity that is proportional to the intensity at that stage, ना, कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है और इंटेंसिटी इस टाइम पे, यानी कि हमने कहा कि dx से डिस्टेंस और वो पेनिट्रेट कर गई, जिसके वजह से उसने इंटेंसिटी में di इंटेंसिटी डिक्रीज, राइट। तो डिक्रीज इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है and that is proportional to the intensity at that stage, यानी कि इनिशियली उसकी इंटेंसिटी जितना उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, डिक्रीज हो रहा था नेगेटिव साइन आएगा, प्रोपोर्शनलिटी वो I के था तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पर म्यू आ गया, right, and that mu is proportional to constant and that is called linear absorption coefficient, right, you can say linear absorption coefficient of the material, right। यहाँ पर the mu term है that is the absorption coefficient and that is linear and that is for particle material,
And what is the significance of this negative? ये आपको पता है that negative sign shows that the intensity of X-rays decreases with increasing X. यानी कि किसी सब्सटेंस ने अगर एक्सरे फोटोन एंटर करता है तो इनिशियली यहाँ पर आई नॉट था उसकी इंटेंसिटी, जब उसने डिस्टेंस x ट्रैवल कर लिया तो उसकी इंटेंसिटी आई रह गया, और फिर एक dx डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसकी इंटेंसिटी di डिक्रीज हो गई, राइट। तो उसके सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। कोई भी अनम्यूट हो रखा है, जसप्रीत आप म्यूट रखिए। The negative sign के बारे में हमने डिस्कस कर ली, and that mu, that is the linear absorption coefficient, that depends upon the first point X-rays wavelength। देखिए फर्स्ट उसकी वेवलेंथ क्या है, एक्सरेज की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, एंड नेचर ऑफ द अब्सॉर्बिंग मटेरियल, राइट। अब्सॉर्बिंग मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज, राइट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है दैट इज डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन इज वेवलेंथ ऑफ दैट एक्सरेज एंड द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। उसका नेचर कैसा है, बेसिकली देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की हम बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऐसा मतलब वो ऐसा कैरेक्टर स्पेक्ट्रम है जो कि अपने उसके नेचर पे, टारगेट के नेचर पे डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस में टारगेट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, बट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ रखा है कि वो टारगेट के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल, बिकॉज ये बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी इस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग, राइट। आगे तो मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है, उससे हम फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं, राइट। तो di अपॉन आई लिख लिए और dx को म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए और इंटीग्रेट कर दिए दोनों साइड बहुत ही इजीली, राइट। ये di और i इधर आ गया, dx इधर चला गया, राइट। तो di अपॉन i इंटीग्रेट कर दिए तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, राइट। ये 1 अपॉन x का log x हो जाता है, तो यहाँ पर i है, राइट। तो ये log i हो जाएगा, सिंपल सा। यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और एक साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो मैथमेटिक्स आपको पहले से आते हैं अच्छे से, राइट। और ठीक यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको कहते हैं। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इनिशियली, उसको अप्लाई करके इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और i का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि x डिस्टेंस पे जब इंटेंसिटी आई था तो उसमें एक्सप्रेशन क्या था, इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, राइट। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब इसकी थिकनेस मतलब अभी सरफेस पे ही था, अभी मतलब अभी इंटर एक्सरे नहीं किया था, तो उस टाइम इंटेंसिटी कितनी थी, राइट। इंटेंसिटी यहाँ पर रफ साइड डायग्राम बनाया था, वहां पर इंटेंसिटी आई नॉट था यहाँ पर, यानी कि x यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x 0 है ना, x 0 है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट है, i इज इक्वल टू आई नॉट। तो ये कंडीशन अप्लाई कर दी इस इक्वेशन में, यानी x की वैल्यू 0 कर दिया तो ये टर्म 0 हो गया, और यहाँ पर i इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू लॉग आई नॉट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये बेस e है ना, लॉग बेस e। तो आपको आती है अच्छे से। तो हाँ, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है c की वैल्यू, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन है, c की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, c की वैल्यू क्या आ गया था, log आई नॉट, राइट। तो log आई नॉट यहाँ पर रख दिया, ये माइनस म्यू एक्स है, ये log आई लेफ्ट हैंड साइड में था, अब इसको ट्रांसपोज कर लिए तो log माइनस log आई नॉट इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू एक्स हो गया, राइट। और फिर ये क्या कह सकते हैं इसको, log i अपॉन आई नॉट हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी है तो इसको हम लिख सकते हैं log a अपॉन बी, राइट। ये एडिटिव हो गया। अब इसे एंटी लॉग ले लिए तो ये लॉग इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाता है, राइट। e रेज़ टू पावर माइनस x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो i इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर i, सॉरी i इज इक्वल टू आई नॉट e रेज़ टू पावर माइनस x, राइट। उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने लेजर में ये सारा मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, वहां पर absorption coefficient, amplification coefficient, राइट। उसी तरह से कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं, राइट। तो ये बहुत ही इजीली मैथमेटिक्स है, इसको हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो इसका नेचर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी वर्सेस थिकनेस, इंटेंसिटी वर्सेस थिकनेस, मैं इसको जूम करूँ,
हम लोग जूम पे ही पढ़ रहे हैं और इसमें भी इसको जूम करना है। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन था उसको हम अगर क्योंकि एक्सपोनेंशियल i इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स, तो ई रेज टू पावर माइनस म्यू एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा as we increase the थिकनेस, मतलब एक्सरे फोटोन इस सब्सटेंस में अगर इंटर करता है, राइट, तो जैसे जैसे उसकी यहाँ पर इंटेंसिटी, उसकी सरफेस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, राइट, और जैसे जैसे वो इंटर करेगा सब्सटेंस में उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगी, राइट, एक्सपोनेंशियली इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी कि इस पोर्शन पे x इज इक्वल टू 0 पे इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, थिकनेस वर्सेस इंटेंसिटी है, यहाँ पर आप इंटेंसिटी आई नॉट कह सकते हैं, राइट, x की वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करें तो आई नॉट आ जाए, राइट। तो ये जैसे जैसे थिकनेस हम इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगी, राइट। सो द इंटेंसिटी ऑफ एक्स बिकम्स 0 after traveling infinite distance, that is x is equal to infinite in the absorber। तो देखिए इनफाइनाइट अब कहीं ऐसा कोई सब्सटेंस हम नहीं इमेजिन कर रहे हैं, और सब्सटेंस तो उसका फाइनाइट ही डिस्टेंस होगा, बट एक आप मतलब जनरल कॉन्सेप्ट इससे मैथमेटिक्स के हेल्प से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने टाइप कर रखे हैं, तो हम फ्यूचर का भी उसका एक्सप्रेशन बता सकते हैं कि ऐसा हम इमेजिन कर लें कि कोई सब्सटेंस हमारे पास इनफाइनाइट थिकनेस का है, तो उसमें क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे बिकम्स 0 आफ्टर ट्रैवलिंग दैट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, राइट। तो ये आपका एक्स-रे एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है टॉपिक, राइट। बहुत ही फास्ट में अब आप लोग को इसमें प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा, सिंपल प्रॉब्लम है, इसको पॉइंट करने नहीं जा रहा हूँ, इसका कुछ अवेलेबल है ग्रुप क्लासरूम पे, मैं डिस्कस करता हूँ ऑगर इफेक्ट, तो ऑगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ही सारे हैं, इसको शुरू करना है ऑगर इफेक्ट, देखिए है ना, जनरली एग्जामिनेशन में आता है, सिंपल सा है, जस्ट कंसेप्चुअल टर्म है ऑगर इफेक्ट। तो जो बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने जो फिजिक्स ऑब्जर्व की है अपने ऑब्जर्वेशन में, एक्सपेरिमेंट में, उस इफेक्ट को नाम दिए ऑगर इफेक्ट। So when the incident X-ray photon ejects K electron from an atom, यानी कि किसी एटम में ये न्यूक्लियस हो गया, राइट, जब भी कुछ पढ़िए तो उसको आप इमेजिन करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको फील करना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, है ना। जरूरी नहीं कि उसको हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ही हम उस चीज को समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तो हमारे पूर्वजों ने परफॉर्म कर रखा है ना। ये अगर अंकल दादाजी जो भी हैं, है ना कहीं ये यूनिवर्स में हमारे से लिंक तो हो गई, ये हमें सारा कुछ नॉलेज दे रहे हैं। अब इस सब नॉलेज को हम यूज करके और भी हम अपनी नॉलेज को इनहेंस करके और आगे की चीजों को हम समझ सकते हैं, राइट। इसीलिए हम इन सब चीजों को करते हैं, और कोई खास इसका यूटिलाइजेशन नहीं है ना हमारे रियल लाइफ में। जब हम कुछ करेंगे तब हमारे इन फ्यूचर जो होगा उसके लिए यूटिलाइजेशन। तो अब हमने कहा दिया कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो एक्स-रे फोटोन इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिटल्स में दो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इजेक्ट आउट कर सकता है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 18 32 जो आपने कॉन्सेप्ट कर रखे हैं 2ns² पे, राइट। तो मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये तो जस्ट मैं ऐसे ही, सो इट लीव्स अ वैकेंसी इन K शेल। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये फ्री कर देगा इस फर्स्ट ऑर्बिट से n = 1 से, यानी K शेल से, कि इसके पास एक्स-रे का फोटोन का ये एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इस फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को फ्री नॉक आउट कर सकता है, राइट। तभी तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो दूसरा यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, यानी कि वैकेंसी क्रिएट हुई। वैकेंसी क्या है, या मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन we can say that. So this vacancy is filled by an electron from outer orbit, जो हमने मोर्स में स्पेक्ट्रल में followed by the emission of photon। मोर्स लॉ में ये पढ़ रखे हैं, स्पेक्ट्रम में जो कंटिन्यूअस और उसमें जो स्पेक्ट्रम था
कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, उसमें हमने एक बॉदर कर रखे हैं कि क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए ये वाला ट्रांजिशन किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया राइट इस एटॉमिक सिस्टम से। सॉलिड सब्सटेंस नहीं रहेगा, वो फ्री है उसमें मूव करने के लिए, बट ये इलेक्ट्रॉन अब हायर स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन को फिल कर देगा, तो फिर यहाँ पर वैकेंसी जनरेट हो जाना। बट इस ट्रांजिशन में क्या होगा कि एनर्जी लीक होगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करता है तो बोहर्स ने बता रखे हैं कि उसमें फोटॉन्स एमिट, तो इमिशन स्पेक्ट्रम है तो उसमें हमें एक ऑब्जर्व। अब देखिए यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है Auger observed that the ejection of K-shell electron is usually accompanied by the ejection of another electron. This extra ejected electron is usually from the same orbit, outer orbit from which the electron jumps to fill the vacancy in the K-shell. इस बात को, and this extra emitted electron is called Auger electron and the effect is called Auger. देखिए कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ये जो फोटोन इमिट हुआ ना, अब ये फोटोन के पास इतनी एनर्जी है कि यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा सकता है ना, क्योंकि ये फोटोन की जो एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा राइट। तो इसके साथ ही साथ एक तो इलेक्ट्रॉन ये हमने ये एक्सरे से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ राइट, इजेक्ट आउट कर दिया, एक इस सेल से इलेक्ट्रॉन को ये राइट, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, एक तो उस फोटोन एक्सरे फोटोन की वजह से और एक उस ट्रांजिशन से जो फोटोन इमिट हो रहा है उसकी वजह से। ये जो फिजिक्स था ये ऑगर साहब ने ऑब्जर्व किए एंड दैट इज कॉल्ड ऑगर इफेक्ट, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड ऑगर इलेक्ट्रॉन राइट। अब इसको हम यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है बहुत इजीली, मेरे पास 1 मिनट है तो इसको मैं बॉदर नहीं करने जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन राइट। यहाँ पर बहुत ही फास्ट देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी, ये जैसे फोटोन की एनर्जी हो गई के अल्फा के बारे में राइट, एनर्जी ऑफ द एटम इन एल सेल हो गया और एनर्जी ऑफ द एटम विद 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग राइट, ये डब्ल्यू कैसे होता है उसका डिफरेंस हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुलेशन से इवन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसी तरह का कुछ यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यहाँ पर बता दिए गए। So basically this relation shows that the energy of the Auger electron is independent of the wavelength of the incident X-rays. राइट, यहाँ पर कहीं भी वेवलेंथ का टर्म नहीं आ रहा है, तो ये जो एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस Auger effect on absorption and that mostly right, this will complete कर लिएगा अच्छे से, कोई क्वेरी